गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने एक कारवा शुरू किया था कि जब तक से सीजीएल का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक रोज डेली हम लोग एक सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ऑथेंटिक सेट प्रैक्टिस करेंगे। और जो हम लोग आगे रन कर रहे थे दोस्तों पिछले से एक से लेके हम लोग 8-9 तक किए थे, उसको हम लोग आगे नहीं कर सकते हैं कुछ रीजन के कारण। तो अभी हम लोग कुछ दूसरा हम सेट पेपर लेके आए हैं। ये भी मार्केट का बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक सेट है दोस्तों। तो चलिए वक्त को ना खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सूरत अधिवेशन हुई थी, ये ताप्ती नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे 26 दिसंबर 1907 को हुई थी। 26 दिसंबर 1907 की। अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी बोस। ठीक है, तो यहाँ पे आर बी बोस दिया हुआ है ना, आर बी बोस यानी रास बिहारी बोस। ठीक है, इसके इसी अधिवेशन में है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था। कभी कभी इसे उदारवादियों व उग्रवादियों के बीच का अधिवेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए, बीजी तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक यानी कि इसको वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था। ठीक है, लंदन में बोला है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो ये चलाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगर आपको पता होगा तो आप ईयर कमेंट कीजिएगा कि जो होम रूल सोसाइटी जो है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना लंदन में कब की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता ही दिए, इसे भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सरोल के द्वारा यानी बेसेंट माता बसंत कहा जाता है। सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता महिला जो अगर की है तो यही है। और अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो वो कौन? सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। 24 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा। जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, इनके द्वारा 1934 में 24 में बेलगांव अधिवेशन किया गया था। चलिए, अगला है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध है ना किसने विरोध किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इनका विरोध किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ला या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो है विरोध किए थे एनजी रंगा के द्वारा। ठीक है, जबकि राजकुमार शुक्ला ने एक पत्र लिख के इनको बुलाया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर ये रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार इनके गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, और अगर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। देखिए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे उनका नाम है लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल। इनका जो है पहला जो पत्र ये जारी हुआ था वो उर्दू भाषा में। ठीक है, पहला जो है वो गुरुमुखी, गुरुमुखी ऑप्शन में नहीं है लेकिन उर्दू में होगा, है ना। गुरुमुखी पंजाबियों की एक लिपि है। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो उर्दू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। कब? 1913 में। चलिए, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साहित्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साहित्य अगर बोलेगा दोस्तों तो वो मिला था कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से। अगर जुते हुए खेत का प्रमाण बोलता तो वो कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। उसके बाद हड़प्पा को कमेंट की जगह मृतकों का टीला किसे कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का टीला किसे कहा जाता था। लोथल की बात की जाए दोस्तों तो लोथल एकमात्र जो है वो बंदरगाह था। ठीक है, लोथल एकमात्र बंदरगाह था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अकबर को कहाँ पे दफन किया गया है? सिकंदरा में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों, इनको इनका जो है अजमेर में नहीं है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया नहीं है। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। किनका दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल किया था। ठीक है, किसने? गिरनार, कहाँ पे? गिरनार जो कहाँ पे? ये गुजरात या सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किनके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला, अशोक की बात की जाए
तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता कहलाएंगे, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा कौन होते हैं? अशोक। अशोक को द ग्रेट अशोका कहा जाता है, या देवनाम प्रियदर्शी के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक है ना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो एक चीज बताते हैं दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी, एन फॉर नौरोजी, टी फॉर तैयब जी, और यू फॉर यूले। ठीक है, और इधर हो जाएगा बी के एम ए। ठीक है, बी के एम ए, ये हो जाएगा 1885, ये हो जाएगा 1886, ये हो जाएगा 1887, और ये हो जाएगा 1888। कांग्रेस जो था दोस्तों ये बहुत ही शातिर पार्टी थी। ठीक है, इन्होंने सबको एक एक करके मौका दिया। ये जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, बी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, और ये बी मतलब बम्बई। पहला जो हुआ था वो बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, कब? 1885 में। दूसरा हुआ था दादा भाई नारोजी, है ना, ये केप और कोलकाता में, कब? 86 में। तीसरा हुआ था तैयब जी, ठीक है, तैयब जी के द्वारा, कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में, कब? 87 में। और चौथा जो है जॉर्ज यूले, ठीक है ना, कहाँ पे? इलाहाबाद, कब? 88 में। ठीक है, तो 85, 86, 87, 88, पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, और जॉर्ज यूले। कहाँ कहाँ? तो पहले बंबई में, फिर कोलकाता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। BNTU बंटू, BKMA बकमा, है ना, बंटू बकमा, 85, 86, 87, 88, ये कांग्रेस के 4 अधिवेशन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम कौन थे? तो दादा ये तैयब जी हो जाएंगे। फिर पहले पारसी कौन थे? नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है ना, अंग्रेज कौन हो जाएगा? तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। तो पहला कहाँ पे हुआ है? बंबई में। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 8वां का ए, बंबई। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ठीक है, अध्यारोपित बोला है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के समीप जानपाव पहाड़ी से होती है। ठीक है, कहां से? जानपाव पहाड़ी। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 854 मीटर लंबाई, 1040 है दोस्तों, सॉरी, लंबाई कितना है? 1040। ठीक है, चलिए अगला, सागवान तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागवान तथा साल किसके उत्पाद है? ये वृक्ष के नाम है दोस्तों। सागवान और साल जो है ये वृक्ष के नाम है। ठीक है, सागवान और साल जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ठीक है, सोन नदी का वास्तविक स्रोत पूछा है। तो सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो शहडोल जिले के अमरकंटक, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में रबर उद्योग स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजिम। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? पंजिम में। केरल, ये उत्पादक अगर राज्य पूछता तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? केरल, लेकिन अगर उद्योग की बात की है तो वो कहाँ पे है? पंजिम में। ठीक है, भारत का बगीचा किसको कहते हैं? बैंगलोर को। अगला क्वेश्चन है, संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? ठीक है, सर्वोत्तम तंत्र जो संरक्षित भूमि का है, सर्वोत्तम तंत्र कहाँ पे? चीन, भारत, कोस्टारिका या स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? भारत में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो भारत में संरक्षित भूमि है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्ध चंद्र में सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, अर्ध स्वर्णिम अर्ध चंद्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें से जो अफगानिस्तान है दोस्तों इसको शामिल किया जाता है, ईरान को शामिल किया जाता है, और इराक को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान है इसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये केनिया से होकर गुजरती है। कहाँ से वो होकर गुजरती है? केनिया से होकर गुजरती है। देखिए सबसे ऊपर में जो है उसको कहते हैं कर्क रेखा, फिर बीच में भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं उसी को। ठीक है ना, और नीचे जो होती है उसे ऊपर में मकर रेखा, नीचे जो होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? ठीक है, ज्वाला परिधि कहते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का, है ना, इसको रिंग ऑफ फायर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको?
रिंग ऑफ फायर, इसको कहते हैं प्रशांत महासागर को। इसमें क्या है कि ज्वालामुखी चारों ओर इसके फैला हुआ है, बहुत सारे ज्वालामुखी फैले हुए हैं, इसीलिए रिंग ऑफ फायर यानी आग की अंगूठी। मान लीजिए अगर ये प्रशांत महासागर है तो इधर पूरा है सो ज्वालामुखी है, ठीक है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ, जो रिंग अंगूठी होता है ना, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, आग की अंगूठी। अगला है, भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, तो वर्ग 4, वर्ग 5, 6, वर्ग 4, 5, 6, वर्ग 3, 4, 5 है ना, 5 और 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें हो जाएगा कौन कौन? 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6। इसमें दोस्तों जो 4 होता है उसमें 10,000 से लेके 19,999 तक शामिल है जनसंख्या। ठीक है, अगर 5 की बात की जाए तो उसमें 5,000 से लेके 9,999 तक, और 6 की बात की जाए तो उसमें 5,000 तक। ठीक है, चलिए अगला है, लघु नगर की बात की थी, छोटा नगर, ठीक है ना, लघु नगर, ध्यान रखिएगा, लघु नगर की यहाँ पे बात की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? निर्वाह मूलक मतलब अपना आत्मनिर्वाह करना है ना, जीवन यापन करने के लिए अधिकांश जो है निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटा अनाज और चावल। ठीक है, मोटा और अनाज चावल, ज्यादातर लोग चावल उपजाता है ना दोस्तों तो खुद खाने के लिए ही उपजाता है। ठीक है, आत्मनिर्वाह करने के लिए उपजाता है, ताकि एक बार साल भर में चावल उपजा लिया और साल भर आराम से एक टाइम चावल खाएगा। ठीक है, चलिए तंबाकू और कपास की बात की जाए, ये सब नकदी फसल में आती है दोस्तों। ठीक है, चाय और कहवा ये लेटराइट मिट्टी में होती है ना। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक असम में होती है दोस्तों, और दार्जिलिंग चाय जो है सबसे फेमस चाय है। दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? कौन सा ऐसा बैंक है जो चाइना में, कहाँ पे दोस्तों? चाइना में अपना शाखा खोल दिया। देखिए गजब, कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। पहले इसको दोस्तों इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। कौन सा बैंक के नाम से? इंपीरियल बैंक। तो 1955 में फिर इसका नाम बदलकर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। अभी अगर इसकी शाखाओं की बात की जाए तो इसके कुल 5 शाखा है। कितने हैं दोस्तों? 5, मतलब कि सहायक बैंक बोल सकते हैं, शाखा नहीं, सहायक बैंक। शाखा तो बहुत है, ब्रांचेस की बात की जाए तो बहुत है, सहायक बैंक की बात की जाए तो इसके 5 है। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आसिया है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आसिया है। लघु एवं बृहद उद्योग का सह अस्तित्व में आना, नहीं दोस्तों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करना है। ठीक है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व में आना, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार मुख्यालय का कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा बी। विश्व व्यापार संगठन दोस्तों पहले गेट के नाम से जाना जाता था, GATT। ठीक है दोस्तों, ये पहले गेट के नाम से जाना जाता था, और फिर ये जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। कब? 1995 में। और अगर भारत की इसकी सदस्यता की बात की जाए तो वो कब इसका सदस्य बना दोस्तों? 1996 में। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से अगर देखिएगा, डिस्क्राइब जैसा हम करते हैं, बहुत सारे जीके का आपका कॉन्सेप्ट जो है मेरे साथ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों वो किनके द्वारा ये पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और CD देशमुख की बात की जाए तो आरबीआई के पहले भारतीय, जो आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो कौन थे? भारतीय गवर्नर की बात करें तब CD देशमुख, और पहले गवर्नर की बात की जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ठीक है, इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कौन सा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, ठीक हो, वही मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के तहत अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, छोड़िए हम बता देते हैं कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को। ठीक है, मानव अधिकार दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है बोला है? ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है तो राज्य का वित्त आयोग ये है, लोकसभा सचिवालय ये भी है, केंद्र वित्त आयोग है ये भी है ना, वित्त आयोग क्या भी
15वें अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। कौन? नंद किशोर सिंह। ठीक है। अगला, तो ये कौन? मानव अधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक अधिकार, ये संस्था नहीं है। ठीक है, मानव अधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष पर तो नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर दोस्तों। किन के ऊपर? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। ठीक है, नेतृत्व नहीं करते। कौन? राष्ट्रपति। बिल्कुल, इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक। अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत के कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, माननीय द्रौपदी मुर्मू। और अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन? जगदीप धनखड़। अगला, कॉल ऑफ स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कॉल ऑफ स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लिखे हैं सालिम अली। ठीक है, ये पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, सालिम अली जो है, सालिम अली नेशनल पार्क भी है दोस्तों। कहाँ पे? पक्षी का, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये जो है वो कॉल ऑफ स्पैरो नामक किताब लिखे हैं। स्पैरो का मतलब होता है गोरैया। ठीक है, स्पैरो मतलब गोरैया। कौन? सालिम अली। ठीक है, द बर्डमैन भी इन्हें कहा जाता है। अगला, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की स्थापना किस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी? ठीक है, तो इनका स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो जो है रबात। ठीक है, रबात जो है ये एक शिखर सम्मेलन है, इसी के तहत OIC की स्थापना हुई थी, इस्लामिक सहयोग संगठन। ठीक है, इस्लामिक सहयोग संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व यही करता है। ठीक है, कौन? OIC। अगला, विश्वनाथन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, विश्वनाथन समिति, तो विश्वनाथन समिति 2019 ने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने के लिए उकसाने हेतु IPC की धारा 153 CB और धारा 505 A का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक द्वेषपूर्ण भाषण। ठीक है, द्वेषपूर्ण भाषण, यानी कि 28 का विश्वनाथन समिति द्वेषपूर्ण भाषण हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो वे एक द्वेषपूर्ण भाषण से संबंधित है। अगला, बीते दिनों खबरों में रहा हदियावाद 2017 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा वाद? हदियावाद। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार जो है ये हदियावाद के अंतर्गत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में मानव की यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विश्व विरासत यानी ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला त्योहार बना है? ठीक है, एशिया का पहला त्योहार बना है, तो वो कौन सा है दोस्तों? दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा किस स्टेट में फेमस है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अगर छठ पूजा की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, और हॉर्नबिल की बात की जाए तो नागालैंड। हॉर्नबिल क्या है? तो एक प्रकार की पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 GK के क्वेश्चन और 30 नाम का है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शन का भी हमने रिलेट किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साइंस के क्वेश्चन को हम लोग अब आगे देखेंगे। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जल जो है दोस्तों वो सुचालक होता है, उसमें भी है सो विद्युत दौड़ने लगेगी। ठीक है, प्रवाहित होने लगेगी, इसलिए उसमें भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोन्यूशन हो सकता है। बिल्कुल यही हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसमें भी फॉलो होने लगेगा तो उससे हमको करंट लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तड़ी चालक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो तड़ी चालक बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का। और तड़ी चालक के आविष्कारक की बात की जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? इसका होता है दोस्तों CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे टेबल करके होता है। ठीक है, कैथोड रे टेबल। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस प्लाज्मा, ये जो है इसका हिस्सा नहीं है। छाया आच्छादन है, फॉस्फेट परपट्टा ये भी है, इलेक्ट्रॉन गन ये भी है। ठीक है, ये जो है नहीं है। डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे, यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है। जरूर दोस्तों, 3 चीज के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तार की सामग्री जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के ऊपर और उसके
जो है लंबाई के ऊपर, ठीक है। तो यह तार की लंबाई के सीधा अनुपात ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात होता है। नहीं दोस्तों, उसके सीधे अनुपात ये नहीं होता है। तार में वृद्धि के साथ साथ धातु तार की प्रतिरोध बढ़ जाती है। हाँ, तार बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। सी जो है वो गलत कथन है। अगला, गैल्वेनोमीटर द्वारा पता किया जाता है। तो धारा जो कम स्रोत है, बहुत कम कम अगर धारा प्रवाहित होगा, उसको जो है पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जनरली धारा मीटर जो ए मीटर है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है, धारा का पता लगाने। डायनेमो क्या है दोस्तों? डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब भी हम उसको 360 डिग्री में घुमाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, ठीक है। SO2, CO2 या NO2, ठीक है। कौन सा जिम्मेदार है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। अगला, गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। गाड़ी में कौन सा प्राकृतिक गैस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेन, ठीक है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा 95% होती है, ठीक है। कितना होती है? 95%। अगला, प्रोपेन और ब्यूटेन जो होती है दोस्तों, ये पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं और पेट्रोलियम की शुद्धता को मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑक्टेन नंबर। अगला, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, ठीक है। कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है? ऐसे इनर्ट गैस जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अब जो है अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कौन जो है वो यौगिक बना सकती है, ठीक है। तो जीनोन कौन है दोस्तों? जीनोन जो है ये अक्रिय गैस जो यौगिक बना सकती है, ठीक है। इसकी खोज जो है विलियम रैमजे ने की थी। कब? 1898 में। 1898 में इसकी खोज की थी। और इसका जो संकेत होता है दोस्तों XE। क्या होता है दोस्तों? XE। अगला, सिरका। सिरका इसका तनु विलियन है। सिरका को ही एसिटिक अम्ल बोला जाता है दोस्तों। 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। सिरका इसका तनु विलियन क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अयस्क को निष्कासन के लिए झाग प्लावन प्रक्रम का प्रयोग है न किया जा सकता है, ठीक है। तो जो है दोस्तों लेड सल्फाइड जो होता है PBS, किसका? लेड सल्फाइड के ये के लिए निष्कासन के लिए, उसके निष्कासन के लिए झाग प्लावन प्रक्रम का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, कि साल्वे प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। साल्वे प्रक्रम इसके निर्माण में, किसके निर्माण में? तो साल्वे प्रक्रम का प्रयोग सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला, वत्त भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe2O3 से निष्कासन के दौरान यह अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वत्त भट्टी के ऊपर भाग में Fe2O3 CO द्वारा Fe में अपचयित हो जाती है। किसके द्वारा? CO के द्वारा, ठीक है। अपचयित तो हो जाती है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण उपस्थित होते हैं। तो भ्रूण कहाँ पे उपस्थित होते हैं दोस्तों? भ्रूण कहाँ पे होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? फ्यूनेरिया में उपस्थित होते हैं। एम्ब्रियोन बोलते हैं ना इसको, जो मतलब कि जब गर्भ अवस्था में बच्चा रहता है शायद उसको एम्ब्रियोन बोला जाता है ना। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, शायद इसको एम्ब्रियोन ही बोला जाता है। अगला, जल रंध्र पाए जाते हैं। तो जल रंध्र जो होते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में अस्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। अस्टोमेटा ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र। इसी से जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ इसमें गैसों का आदान प्रदान भी होता है। अगला, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। तापमान को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल की बात की जाए तो इसे लड़ो या उड़ो कहा जाता है, ठीक है। लड़ो या एड्रिनल। एड्रिनल। थायराइड जो है ये गला में पाया जाता है। घेंघा रोग, मतलब थायराइड में प्रॉब्लम हो जाने से घेंघा रोग होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्यों, ठीक है। उसमें लवक का मतलब हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ण होता है। वर्ण का मतलब
रंग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा वर्णीय लवक इसमें पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरित लवक वर्णीय लवकों में बदल जाते हैं। ठीक है, हरित लवक जो होते हैं, कहा कि पहले जो होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, और बाद में कैसा बदल जा रहा है, बाद में लाल हो जा रहा है, तो किस में बदल जाएगा, वर्णीय लवक में। ठीक है, इसीलिए इसका रंग बदल जाता है। अगला, किसी वृक्ष की आयु किस विधि के द्वारा जानते हैं? ठीक है, तो उसका जो है जो वलय होता है दोस्तों, उनके वलय को गिन के, ठीक है, उसके वलय जो वार्षिक वृत्त जो होते हैं वलय, उसको गिन कर, ठीक है, वार्षिक वलयों को गिन कर ही उसके उम्र का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है दोस्तों? ठीक है, किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्न। क्या हो जाएगा, फर्न में नहीं होता है। ठीक है, फर्न जो होता है एक प्रकार की ये झाड़ियों की श्रेणी में आता है और इसमें जो है फूल नहीं होता है। ठीक है, अगला, डीएनए उपस्थित होते हैं, डीएनए कहाँ उपस्थित होते हैं? ठीक है, तो डीएनए केंद्रक में होते हैं। ठीक है, सूत्रकनिकाओं में होते हैं, हरित लवक में होते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डीएनए जो होगा इनमें से सभी में पाया जाता है। अब आ गया दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ ये है दोस्तों एपीजीपी है ना, समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो एन सी और एस एन वगैरह का फॉर्मूला है, आप लोग इसको अच्छे से याद करके, है ना, 3, 10, 17 समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसका दिया हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ एक 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 ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है, एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग को स्किप करेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर और झारखंड जीके के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए सीसी हम पहले ही बता चुके हैं, ये सेट में रिपीटेड हो रहा है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 92 नंबर में, www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो www वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, है नहीं। इसकी खोज टीम बर्नौस ली, कौन, टीम बर्नौस ली। अगला, फायरवॉल क्या है? ठीक है, फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल वह सिस्टम है जो निजी नेटवर्क तथा अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है और फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर, वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम हैंग क्या है? ठीक है, सिस्टम हैंग क्या है? तो सिस्टम हैंग दोस्तों, सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए उत्तरदायी है ना, सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए उत्तरदायी, अनुत्तरदायी, यानी सही से काम नहीं करने जब लगेगा तो नहीं हम लोग बोलते हैं अरे हैंग कर रहा है यार, सिस्टम जो क्या है, हैंग कर रहा है, अनुत्तरदायी है, सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, बोल्ड करना है दोस्तों, जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है ना, जो फॉर्मेट है उसको हम लोग को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+B मारते हैं, क्या मारते हैं, कंट्रोल+B। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, एमएस वर्ड 2007 में कंपेयर, है ना, विकल्प क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंपेयर जो है ना, एमएस वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प उद्देश्य दो वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करना है। ठीक है, दो वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ब्राउजर विंडो में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है ना, क्या उपस्थित है? एक ब्राउजर विंडो में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? ठीक है, तो इसमें क्या उपस्थित है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक वेब ब्राउजर में होम बटन। क्या होता है दोस्तों, होम बटन उपस्थित है। अगला, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस का प्राय सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है? कौन सी कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी वहां पे प्रदर्शित होगा। तो स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी दिखेगा, ऐसा कॉपी जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट आउटपुट में हम लोग का आता है, वीडियोज आ जाता है, वीडियो को हम लोग छू नहीं सकते हैं, साउंड आ जाता है, ये सब सॉफ्ट आउटपुट में कहलाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित है ना, नीचे दिए गए टेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है? ठीक है, कौन सा अलाइनमेंट इसमें लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें इसमें हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, इसमें नीचे दिए गए
टेक्स्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट लागू किया गया है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एल होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल होती है। अगला, एमएस वर्ड में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? क्या बोला है? कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो फॉन्ट, बोल्ड है ना, मैजिक टूल और है ना इटैलिक। तो इसमें जो है दोस्तों एमएस वर्ड की बात की है तो इसमें फॉन्ट ये जो है वो मौजूद नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन है एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है? ठीक है, स्थिर नहीं है। तो रैम जो होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थिर है। स्थिर की बात की जाए तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रैम है ना, और रोम जो है वो स्थिर होती है। ठीक है, चलिए अगला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित है ना एमएस वर्ड 2007 में किस व्यूज में है ना श्रिंक वन पेज फीचर उपलब्ध है? ठीक है, श्रिंक वन पेज फीचर जो है वो उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रिंट है ना, प्रिंट प्रीव्यू में। किस में उपलब्ध है? प्रिंट प्रीव्यू में। अगला, किस ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्टार टेक्स्ट। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। एसटीपी की अधिकतम डाटा क्षमता कितनी होती है? ठीक है, एसटीपी की अधिकतम डाटा क्षमता होती है दोस्तों 100 MBS। कितनी होती है? 100 MBS। कहाँ पे है? ये बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। 106 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमएस ऑफिस। क्या हो जाएगा? एमएस ऑफिस। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड जो है दोस्तों वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, अगला, जॉयस्टिक एक प्रकार का एक पेन टाइप से होता है दोस्तों, इसका यूज किया जाता है ना। अगला, यूजर जॉयस्टिक नहीं, वो होता है लाइट पेन शायद होता है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों जॉयस्टिक क्या होता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा जॉयस्टिक क्या होता है। अगला, यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है। यूजर जो है और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थता के रूप में कौन काम करता है? ठीक है, इसके मध्यस्थता के रूप में कौन काम करता है? तो इसके बीच जो है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, एमएस एक्सेल 2007 में कंट्रोल प्लस F6 क्या कार्य करती है? ठीक है, कंट्रोल प्लस F6 की यहाँ पे बात की है तो कंट्रोल प्लस F6 जो है दोस्तों अगली वर्कबुक में पहुंचाता है। कहाँ पे पहुंचाता है? अगले वर्कबुक में। अगला, एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कट करना बोलते हैं। क्या कहना? कट करना। अगला क्वेश्चन है कैप्चा क्या है? एक कोड होता है दोस्तों कैप्चा कोड। ठीक है, ये यूजर मानव है या नहीं इसका है सो निर्धारित करता है। ठीक है, हम रोबो हैं कि आदमी है इसका निर्धारण कौन करता है? कैप्चा कोड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या रोबो है या नहीं। ठीक है ना, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग झारखंड जीके को क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, झारखंड जीके की क्वेश्चन। अगला, मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? कुकरा। ठीक है, कुकरा या खुकरा के नाम से मुगल काल में जाना जाता था। अगला, किस स्थल से प्राप्त शिलालेख में प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में गुर्जार प्रतिहार का प्रसार हो चुका था? जो गुर्जार प्रतिहार जो थे वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास बस चुके थे। किससे पता चलता है? ठीक है, तो ये पता चलता है दोस्तों इटखोरी। ठीक है, इटखोरी में जो प्राप्त शिलालेख हुए हैं उसी से पता चलता है कि गुर्जार प्रतिहार जो है यहाँ पे बस चुके थे। अगला है सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो पढ़ के देखेंगे दोस्तों। कोयला तथा कोक की अस्थायी प्राप्ति, इसका है सो उर्वरक से क्या मतलब है? अगला, समीप से ही दामोदर नदी के जल, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान से जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। ये में से सभी होगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉकी। ठीक है, निक्की प्रधान की बात की जाए, सलीमा टेटे की बात की जाए, ये सब जयपाल सिंह मुंडा की बात की जाए तो ये सब किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी, और अभी जो है दोस्तों क्या किशन है?
अरुण एरोन हो गया दोस्तों, ठीक है। ये सब जो है किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। भारतीय लाह अनुसंधान की बात यहाँ पे की है दोस्तों, ठीक है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो है रांची नामकुम में। कहाँ पे, रांची नामकुम में। अगला, मुरही में अगर बात की जाए तो हिंडाल्को है दोस्तों, हिंडाल्को यानी कि एल्युमिनियम फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री, एल्युमिनियम फैक्ट्री। एल्युमिनियम वो अपने लिए बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त करता है, बगरू पहाड़। कहाँ से, बगरू पहाड़। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान से सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और स्थान, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से उद्योग है और उनके स्थान। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, एकदम सही है, ठीक है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में बिल्कुल सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी धनबाद, ये गलत है दोस्तों, अभी तो हम बता दिए एल्युमिनियम वाला कहाँ पे है, मुर्री में, ठीक है। उसका नाम है हिंडाल्को। क्या नाम है, हिंडाल्को। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भी है। हैवी इंजीनियर एचईसी, एचईसी इसको बोलते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, एचईसी, यह कहाँ पे है, रांची में है, बिल्कुल सही है। इसका जो गलत है वो बी नंबर गलत है। चलिए अगला देखेंगे, पीएटीएस किस तरह की स्थलाकृति है, ठीक है। पीएटीएस पार्ट्स है ना, पार्ट क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। पार्ट्स किस तरह की स्थलाकृति है, तो बाढ़ की विशेष आकृति है, जलोढ़ है ना, पंख क्षेत्र है, लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, ये सपाट चोटी के पठार है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, पठार है। पाट क्षेत्र है ना झारखंड की सबसे ऊंचा है, सिर्फ किसको छोड़ के, तो गिरिडीह का जो पारसनाथ पर्वत है उसको छोड़ के, ठीक है। पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा, अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 900 से 1100 औसतन, ठीक है। और रांची के पठार की बात की जाए, छोटा नागपुर के पठार की बात की जाए तो ये सब कितना है, 600, ठीक है। और अगर हजारीबाग के पठार की बात की जाए तो वो 400 से 600 के बीच। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने प्रशस्त किया था, ठीक है। किसने प्रशस्त किया था, तो शेर शाह सूरी। कौन है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने। चलिए अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो है सबसे अंतिम घटना भारत में झारखंड में कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों, वो थी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद वो है धीरे धीरे अंतिम चरण ले ली थी। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड में जूट के समान उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं सनई। क्या बोलते हैं दोस्तों, सनई। हम लोग हर तरफ इसको बोलते हैं कुदरुम। क्या बोलते हैं, कुदरुम। इससे रस्सी बनाया जाता है, बहुत कुछ बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इससे बहुत कुछ बनाया जाता है। यहाँ पे मेस्टा लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। मेस्टा भी इसी तरह का कुछ होता है, मेस्टा भी जूट के समान बोला है, ठीक है। 120 एक बार इसका कंफर्म कीजिएगा दोस्तों, मेस्टा होगा कि सनई होगा, ठीक है। मेस्टा होगा कि सनई होगा, क्योंकि हमारे घर तरफ सनई जो होता है ना, कुदरुम जिसको बोलते हैं, उससे भी जूट के समान उत्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा रस्सी वगैरह सन वगैरह बनाया जाता है। अगला है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या कितनी है, यानी किसानों की संख्या टोटल कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 20,01,362, ठीक है। ये कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,01,362। कब की जनगणना, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप का सृजन जो है दोस्तों, वो हुआ है जुरासिक काल में, ठीक है। जुरासिक काल में ही इसका सृजन हुआ है, ठीक है। और 123 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्यान में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे संरक्षित किया गया है दोस्तों, सृष्टि उद्यान में। कौन से उद्यान में, सृष्टि उद्यान में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से हम लोग को मिलाना है। तो अभी हम लोग बताएं कि एल्युमिनियम वाला कहाँ पे है दोस्तों, मुरही में। कहाँ पे, मुरही। तांबा वाला कहाँ पे है, घाटशिला में। तांबा वाला कहाँ पे है, घाटशिला में। बारूद फैक्ट्री कहाँ पे है, गोमिया में, है ना। यानी कि एकादू कहाँ पे है, तो बी में है, ठीक है। उसके बाद बी का चार कहाँ पे है, दू में है। उसके बाद डी का 3, डी का देखिए 3 कहाँ पे है, दू में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ठीक है। बारूद फैक्ट्री, पूरा एशिया का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री कौन सा है, गोमिया, ठीक है। ये हमारे घर के करीब है दोस्तों, बोकारो जिला में, और मेरा घर पड़ता है रामगढ़ जिला, ठीक है। लगभग नजदीक ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलिए, और तांबा वाला कहाँ पे है दोस्तों, घाटशिला में, है ना। तांबा वाला घाटशिला में एल्युमिनियम फैक्ट्री, रांची मुरही, ये भी घर से नजदीक ही है मुरही, है ना, घाटशिला
ये है, इसको बोलते हैं हिंडाल्को कंपनी। कौन सी कंपनी? हिंडाल्को। अगला, प्रदेश में प्रारंभ की गई हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट का विस्तार कितने जिलों में है? ठीक है, झारखंड में दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु भी है हाथी। ठीक है ना, हाथी से ये जो है प्रभावित जिस तरह से आपदा प्रबंधन को हम लोग बाढ़, आग का जलना, भूकंप और ये वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, उसी तरह झारखंड का एक आपदा है हाथी। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष ना जाने कितने लोगों की यहाँ जान ले लेते हैं अपने पैरों से कुचल के। ठीक है, तो है यहाँ 3 जिला प्रभावित हैं। ठीक है दोस्तों, 3 जिला में विस्तार है प्रोजेक्ट एलिफेंट का। अगला जो है दोस्तों, दलमा जो है, जो पूर्वी सिंहभूम में इधर है, दलमा जो फेमस है सिर्फ और सिर्फ हाथी के लिए। ठीक है, किसके लिए? हाथी के लिए। अगला, वामपंथी विचारधारा के एम एन रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश के कहाँ स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफेद हाथी पाए जाते थे? कैसे हाथी दोस्तों? सफेद हाथी। अगर अभी बात की जाए तो सफेद हाथी वाला देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड। किसको कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को। लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? पलामू। पहले पलामू, गढ़वा, लातेहार तीनों एक था। ठीक है, तो पलामू से पहले फिर गढ़वा टूटा, और गढ़वा फिर पलामू से है दोस्तों 2001 में कौन टूटा? लातेहार टूटा। ठीक है दोस्तों, पहले पलामू एक बहुत बड़ा जिला था। चलिए अगला, राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिनी कोह किस जनजाति वर्ग का निवास है? ठीक है, अगर दामिनी कोह की हम लोग बात करें तो दोस्तों संथाल। ठीक है, इसलिए बाद में इसे क्या कहा गया? संथाल परगना के नाम से जाना गया। क्या कहा गया दोस्तों? संथाल परगना। और इसी क्षेत्र में साहेबगंज के बरहैट में सिद्धू कान्हू को फांसी दी जाती है। चांद भैरव को वहीं पे है दोस्तों जो है कि गोली लगने से उनकी युद्ध स्थल में मौत होती है। और फूलो झानो उनकी बहन सकेरे भूमिका निभाती है। किसमें? संथाल विद्रोह 1855 में। चलिए, अंग्रेजों के आधुनिक हथियार और इनके तीर कमान ही उनको बेबस करने के लिए काफी थे दोस्तों। किस युद्ध में? तो संथाल विद्रोह 1855 में। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। सिद्धू को राजा बनाया गया था, जबकि जो है चांद भैरव भैरव को सेनापति बनाया गया था दोस्तों, और बीच के भाइयों को ऐसो मंत्री बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला, हालदर कृषक अस्थाई कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी जनजातियां शामिल है? ठीक है, हालदर कृषक की बात की है, यानी अस्थाई कृषक की बात की है, तो इसमें क्या है दोस्तों? संथाल, मुंडा, उरांव और हो, उनमें से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट जो है वो अस्थाई कृषक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पलामू पर रक्सेलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा हटाए गए, यानी अपदस्थ कर दिए गए? किनके द्वारा हटाए दिए गए दोस्तों? तो ये चेरों के द्वारा अपदस्थ किए गए। किनके द्वारा? चेरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जातिन बाघा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, किसके नाम से? जातिन बाघा के नाम से। तो वो थे राम विनोद सिंह। कौन थे? राम विनोद सिंह, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है दोस्तों, 2.42%। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन से थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपया का इनाम रखना पड़ा? तो वो कौन थे दोस्तों? बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्ध भगत। और किस आंदोलन से संबंधित थे? कोल विद्रोह। किस विद्रोह से? कोल विद्रोह। कब? 1831-32 दोस्तों, 1831-32 में ही भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह की बात करें तो उससे संबंधित कौन नेतृत्व करता था? तो उससे संबंधित था गंगा नारायण। ठीक है, कौन था? गंगा नारायण। और यहाँ पे पांडे गणपत राय की बात की है, तो पांडे गणपत राय सन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तिलका मांझी की बात की जाए तो तिलका मांझी इनका पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था, और ये इनका जो है नेतृत्व का केंद्र वांचारीजोर इसका मुख्य केंद्र था। ये भागलपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इन्होंने क्लीवलैंड को अपने तीर से मार के और उसका जान ले लिया था दोस्तों, और इसे पकड़ के और पेड़ में फांसी दे दिया गया था। इनके नाम पर अभी है सो भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी का नाम है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, तिलका मांझी को पकड़ने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम अगर कहा जाए तो वो था आयरकूट। कौन था दोस्तों? आयरकूट ने इसे पकड़ा था, और जौराहा नामक पहाड़िया के सहायता से पकड़ा था दोस्तों। ठीक है, अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म है सो उलीहातू खूंटी में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पंडा था दोस्तों। ठीक है, इसके गुरु का नाम आनंद पंडा था। और बिरसा मुंडा जो है इन्होंने उल गुलान, ठीक है, उल गुलान विद्रोह से, मुंडा विद्रोह से संबंधित है, जो 1895 से लेके
पूरा पूरा 1900 तक थे। अगर इसके सेनापति का नाम बोला जाए तो गया मुंडा था। क्या नाम था दोस्तों? गया मुंडा। ये जो है लोगों को है सो एक बिरसाइत पंथ की स्थापना किए थे, जिसके तहत जो है अंधविश्वास और आडंबर को नहीं मानने के लिए जोर दिया करते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? कौन सा ऐसा जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है? तो वो जनजाति है दोस्तों खड़िया। ठीक है, वो जनजाति कौन सा है दोस्तों? खड़िया जनजाति है। ठीक है, मुंडा जनजाति सर्वाधिक रांची में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? रांची में पाए जाते हैं। अगर झारखंड में जनजातियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद हो, फिर मुंडा। ठीक है दोस्तों, उरांव, संथाल, हो, फिर मुंडा। चलिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से हम लोग को मिलाना है दोस्तों कि किन्नन स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में है। किन्नन स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? जमशेदपुर में है। अगला हम लोग देखेंगे डिगवाडी। किसको देखेंगे दोस्तों? डिगवाडी स्टेडियम। तो डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? ये है धनबाद में। कहाँ पे है दोस्तों? डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे है? धनबाद में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा। क्या है दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा। तो ये कहाँ पे है? रांची में ये स्टेडियम है। और कुमार मंगलम की बात की जाए तो कुमार मंगलम कहाँ पे है? बोकारो में है दोस्तों। यानी पहला का 4, पहला का 4 कहाँ पे है दोस्तों? बी नंबर में है। दूसरा डिगवाडी, वो धनबाद। डिगवाडी यानी कि दूसरा का 3, तो दूसरा का 3 इसमें है दोस्तों। दोनों में अभी तक सेम चल रहा है। अगला जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा के 1 होना चाहिए, तीसरा के 1 इसमें है, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कैसेल और ग्रेव्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, कैसेल और ग्रेव्स के लेखक इनमें से कौन से हैं दोस्तों? तो विक्टर दास। कौन है? विक्टर दास। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों कि कनिष्क यानी कुषाण वंश काल के सिक्के निम्न में से किस जिले में प्राप्त हुए थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुर्जुल कटफिसेस। कौन थे दोस्तों? कुर्जुल कटफिसेस। और अगर इसके द्वारा है सो इनके काल के अगर सिक्कों की बात की जाए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रांची के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से? इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगर का नाम बताना है। बड़ा बड़ा जो है 3 नगर 2011 के अनुसार, तो वो हो जाएगा सबसे पहले जमशेदपुर सबसे बड़ा नगर, फिर धनबाद, उसके बाद रांची। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा धनबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? धनबाद में है। अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो इसको औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अगला झारखंड हाईकोर्ट नियमावली 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय से कितनी दूरी पर कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर दूरी पर। कितना दूरी पर? 15 किलोमीटर दूरी पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकते हैं। अगला झारखंड की किस जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का वनवास से पूर्व राज्याभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है? तो मुंडा, संथाल, हो या बिरहोर। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मुंडा। क्या होगा? मुंडा। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? ठीक है ना? और बोकारो जो है दोस्तों वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, बोकारो स्टील जो है वो किसकी सहायता से? रूस। और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है वो भी किसकी सहायता से? रूस। अगर दुर्गापुर की बात की जाए तो दुर्गापुर यह है ब्रिटेन की सहायता से। तो यहाँ पे बात की जा कर रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट चूना पत्थर कहाँ से ले जाता है? तो ये ले जाता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? एमपी से। अगला झारखंड के नए लोगों में राजकीय पशु हाथी के कुल आकृतियों की झलकियां दी गई हैं। तो कई गो हाथी दिया गया है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा 24 जिला 24 हाथी। 24 जिला का 24 गो हाथी। उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क झारखंड के किस जिले में मिलता है? तो उच्च कोटि का लौह अयस्क जो है दोस्तों हेमेटाइट वाला जो है वो कहाँ पे मिलता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। हम जहाँ पे रहते हैं दोस्तों नवामुंडी, चिरिया, बड़ा जामदा। ठीक है, ये जो फेमस है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इधर आयरन के लिए फेमस है दोस्तों, लोहा के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों के लाभार्थियों को कितने रुपये में वर्ष में 2 बार एक साड़ी, लुंगी व धोती वितरित की जाती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 रुपया में। कई रुपया में? 10 रुपया में। अगला है रूबी श्रेणी के अभ्रक कोडरमा में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? कोडरमा में। इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर की पट्टी है। कितनी?
150, ये लंबाई जो है 150 मीटर और चौड़ाई 15 से लेके 25 किलोमीटर के बीच की चौड़ी पट्टी है और लंबाई 150 किलोमीटर। अगला, दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1957 ईस्वी में मैथन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? यानी जो मैथन जल विद्युत है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर। अगर स्वर्ण रेखा में बात की जाए तो इसमें चांडिल डैम है। कौन सा डैम है दोस्तों? चांडिल डैम है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी मैथन डैम, कम बना, तिलैया, कोनारो और पंचायत। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों हम लोग धीरे धीरे सब मिलान करेंगे। चलिए, तो जो है मैथन, मैथन कब बनाया गया है दोस्तों? तो मैथन बनाया गया 1957 में। ठीक है, तिलैया जल विद्युत केंद्र ये भी 1953 में ही बना है। ठीक है, कोनार की बात की जाए तो कोनार बना है 1959 में और पंचायत की बात की जाए तो पंचायत बना है 55 में। तो देखिए, पहला का 1 का ए, दूसरा का 2, तीसरा का 4 और चौथा का 3, यानी ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, श्रद्धालु लुगुबुरु है ना घंटाबाड़ी में पूजा करने के लिए लुगु पर्वत यानी लुगु पहाड़ की कितनी चोटी यानी श्रृंखला को पार करते हैं? ये हमारे घर से मात्र 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों, लुगु पहाड़। कौन सा पहाड़? लुगु पहाड़। तो कितने पर्वतों की चोटी श्रृंखला को पार करके जाना पड़ता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 148 का आंसर 7 को। कितने चोटियों को? 7 को। 16वीं सदी के आरंभ में किस वैष्णव संत ने पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रदान किया था? तो ये प्रचार किया था, ये हो जाएंगे महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएंगे दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है दोस्तों, मैं इसे पहले भी सेट में करा चुका हूं। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यवन राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में काले पत्थरों से निर्मित एक बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जो भी इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो तेलियागढ़। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? तेलियागढ़। दोस्तों, आज का वीडियो काफी लंबा है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पे रिलेट किया है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो एक अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा से लिख के दीजिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा ये सेट हमको बनाकर। ये एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ इशू हो जाती है। ठीक है, और बहुत अच्छा सेट है, तो आप बनाइए, इसको देखिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों, 50 मिनट का वीडियो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड करके, दोगुना स्पीड करके देखिए। हाँ दोस्तों, लेकिन मैंने 110 क्वेश्चन सिर्फ मैथ के 20 और रीजनिंग के 20 यानी 40 क्वेश्चन छोड़ के 110 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, और इतने सारे ऑप्शन को भी यहाँ पे रिलेट किया है। तो ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।